हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में MPS 002 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत तथा समस्याओं का सब्जेक्ट है और वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बैक का पेपर दे रहे हैं या फिर वो अपने इम्प्रूवमेंट का दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम अपीयर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जून 2023 जो आपका रिसेंटली पेपर हुआ है उसी का ही हम पेपर डिस्कस करेंगे, जो आप सभी को ये बताएगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया था, छूट गए थे, इन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना केवल ये पता चलेगा कि पेपर कैसा आता है बल्कि पेपर की एक्चुअल अप्रोच भी पता चलेगी। इससे पहले हमने MPS 001 की जो वीडियो है आप सभी के लिए बना दी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के थ्रू भी देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो पेपर आपका 3 घंटे का होता है फर्स्ट ईयर के बच्चों का। जब आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका पेपर केवल और केवल 2 घंटे का होता है, यानी सेकंड ईयर के सारे पेपर, फर्स्ट ईयर के सारे पेपर 3 घंटे के। मार्क्स की बात करें तो आपका 100 मार्क्स का होता है, 2 पार्ट्स में या 2 खंडों में विभाजित होकर आएगा, जिसमें से आप सभी को जो है हर एक खंड से क्या करने होंगे, आपको 2-2 क्वेश्चन करने कंपलसरी होंगे। इसके अलावा जो आपका अगला खंड, जैसे फर्स्ट खंड हो गया, 2 क्वेश्चन कोई भी यहाँ से करो, 2 क्वेश्चन कोई भी यहाँ से करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका आपको कहीं से भी अटेंड कर सकते हो। इसके बाद में नीचे देखोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है यहाँ पर, और मैं आप लोगों को प्रायोरिटी इस बात से दूंगा कि आप लोग क्वेश्चन एक बार हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी, क्योंकि कई बार हिंदी में क्वेश्चन गलत लिखे आते हैं, समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल ईजी वो क्लियर हो जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पहले भाग में आप सभी का दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया उत्तर आधुनिकवाद यानी पोस्ट मॉडर्निज्म के प्रमुख विषयों के बारे में बताइए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म आखिर होता क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब यहाँ पर आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नई नई तकनीकी के बदलाव हुए हैं, जिससे शासन प्रशासन चलाने की नीतियों में बदलाव आता जा रहा है, और साथ ही साथ सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता रह रहा है। इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है, किस प्रकार देश की सरकारें एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर होती जा रही है, किस प्रकार एक देश अपने व्यापार को न केवल अपने देश तक सीमित रख रहा है बल्कि दूसरे देशों में भी पहुंचा रहा है। इस तरीके से आप सभी को इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। हालांकि इस वीडियो पे टॉपिक पे हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि भाई क्षेत्रीय सहयोग। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये भी है कि आपके लिए जो पेपर आएगा, पेपर में जो आंसर शीट होगा, आंसर शीट आपको एक ही मिलेगी। जो सोल के बच्चे हैं और जो अलग कॉलेजेस के मतलब थे, वहाँ पर उनको अनलिमिटेड शीट्स मिलती थी। तो ये ध्यान रखें कि इग्नू में आपको जो एक आंसर शीट मिलेगी उसी में आपको प्रॉपर पूरा आंसर लिखना है। तो आप अपना आंसर इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं लिखना कि उसमें आए ही ना। 5 आंसर लिखने आपको एक शीट के, मतलब एक शीट जो कुछ पेजेस की होगी, लगभग मेरे ख्याल से 25 या 28 पेजेस की लगभग शीट होती है वो, तो आप ध्यान रखना इसको। इसके साथ साथ आप इसमें एक बात ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी कि क्षेत्रीय, जैसे अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय सहयोग के प्रति एशियन तथा अफ्रीकन दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको क्या बताना है कि भाई एशियन और अफ्रीकन किस प्रकार से क्षेत्रीय सहयोग के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे एशिया के अंदर हम बात करते हैं तो हमको शार्क की बात करनी चाहिए, अफ्रीकन की बात करते हैं, और इन दोनों को जोड़ने की बात करें अगर इन दोनों को, एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज को, तो उस जगह पर हम ब्रिक्स को भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ब्राज़ील, जैसे ये तो अलग कॉन्टिनेंट का हो गया, लेकिन ये काफ़ी हद तक वो कंट्रीज़ हैं एशिया और अफ्रीका में जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं। दुनिया में जो आर्थिक बाजार जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि विकसित देशों के जो भी प्रोडक्ट्स हैं इन देशों में बिकते हैं और वो इनसे अत्यधिक लाभ कमाते हैं। इन देशों का जो है विकसित देश क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को विश्लेषण करना है कि ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, यानी दोनों देशों की जो पॉलिसीज़ है वो एक दूसरे से कैसे अलग है। जैसे एशिया है, एशिया में अधिकतर देश अंडर डेवलपिंग है, यानी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अफ्रीका में, तो वहाँ पर भी अंडर डेवलपिंग ही है। लेकिन अंडर डेवलपिंग होने का मतलब वहाँ पर अधिकतर देश कैसे हैं, यहाँ पर लगभग फिर भी विकासशील देश हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन देशों की, तो ये अल्प विकसित है। अल्प विकसित यानी बहुत ही नाम मात्र इनका विकास हुआ है, ये विकासशील देशों की भी से भी कम कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपको ये याद रखना है।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको हर बार देखने को मिलेगा। जैसे सैद्धांतिक तौर पर मध्य शक्ति, मिडल पावर के रूप में, उभरती हुई शक्ति के रूप में, भाई आपको जैसे किसी कंट्री का नाम तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप लगभग जैसे एक जापान है, एक उभरती हुई महाशक्ति है, रूस है, एक उभरती हुई महाशक्ति है, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, चीन एक उभरती हुई महाशक्ति है। तो इन सभी के बारे में आप सभी को थोड़ा थोड़ा बताना होगा कि भारत किस प्रकार से विश्व में इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, रूस जो है उसकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर मैंने सेपरेटली आप सभी के लिए इन सभी टॉपिक्स को लेकर वीडियोज़ बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपसे पूछा गया है नई विश्व व्यवस्था के भारत के लिए नियतार्थ क्या है, यानी नई विश्व व्यवस्था के अंदर भारत को हम कैसे देखते हैं। यानी अगर हम देखें तो भारत में ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति मौजूद है जो भारत को भविष्य में एक महाशक्ति के रूप में प्रकट कर सकती है, या फिर हम ये कहें तो भारत को एक महाशक्ति के रूप में दिखा सकती है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हमने करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैं आप सभी के लिए ये काम भी करूंगा, जो आपकी MPS 002 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और पोर्टफोलियो निवेश जो है, इसमें क्या अंतर है, तो हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस पर डायरेक्टली वीडियो बना रखी है, आप ये नहीं देखा है तो आप ये देख सकते हैं। पोर्टफोलियो जो है इस पर जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो मिल जाएगी, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर जब तक आधा क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, आधा क्वेश्चन ये आपको बता दिया जाएगा। देखो पेपर में आप तो 4th क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर सकते थे, और साथ ही साथ में आप इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन कर सकते थे। 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से करना जरूरी है, और आप चाहते तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला का भी कर सकते थे, क्योंकि पोर्टफोलियो मैंने वैसे तो बता रखा है, लेकिन सेपरेट एक बड़ी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाहता हूँ जिसमें आप उसमें अच्छे तरीके से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि बहुनिर्जातीय, यानी बहुनिर्जातीय जो मल्टी एथिक हमारी सोसाइटी होती है, उसमें आत्मनिर्णय लेने की अवधारणा जो है उसका हमें क्या करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। जो बहुनिर्जातीय समाज है हमारा, बहुनिर्जातीय समाज का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर अलग अलग तरह के जो जाति के जो लोग हैं, यानी एथिक्स के जो लोग हैं वो लोग रहते हैं, उसे हम बहुनिर्जातीयता की कैटेगरी में हम रखते हैं। आप सभी को याद रखना है, बहुनिर्जातीयता की कैटेगरी में ये आते हैं। अब इनकी आलोचना करनी है तो ये प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त रूप से जैसे उपयोग करना चाहिए ये नहीं करने दे रहे, आप ये कह सकते हो, क्योंकि इन्होंने जंगलों को या ऐसे स्थानों पर जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन की भरमार है वहां पर इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। दूसरी बात, ये बाहरी दखल अंदाजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तीसरी बात, ये अपने रिचुअल, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के हिसाब से ही केवल अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एक इस वजह से भी हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें आपसे पूछा गया है TNC कंपनी। TNC कंपनी कौन सी होती है। देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये TNC को लेकर मैंने आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमसे वीडियो मांग भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से। TNC ने मानवाधिकारों के प्रति क्या जवाबदेही है, इनकी टिप्पणी करने। पहले बात तो TNC हम किसको कहते हैं, हम TNC और MNC को यहाँ पर थोड़ा बहुत पैरेलल मान के चल सकते हैं। TNC वो कंपनी जिनका हेडक्वार्टर किसी एक देश में होता है, कंपनी किसी एक देश की होती है, लेकिन एक ही समय में ये एक से ज़्यादा देशों में अपने बिजनेस को रन करती है। अब ऐसे में क्या होता है कि ये देश क्या करती है, उन देशों में अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन देशों में लोगों को रोजगार मिलता है, उन देशों में लोगों को नई नई तकनीकें मिलती है, और साथ ही साथ ये कंपनियां जो होते हैं अपने देश के लिए अपना सामान या अपनी सेवाओं को देकर वो अपने देश में क्या कर पाती है, लाभ को ले जा पाती है। तो इसने देश के मानवाधिकारों को कैसे प्रभावित किया, इसे देख रहे हो। TNC मतलब आज बहुत सारी MNCs कंपनी है जो हमारे देश में आ रही है। हमारे देश में आने के बाद में उन्होंने बहुत अलग अलग तरह का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, और उन प्रोडक्शन के कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आजीविका जो है उस पर खतरा हो गया है। वो कैसे अपना भरण पोषण करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। जो परंपरागत हमारे उद्योग थे, कृषि करने के तरीके थे, या परंपरावादी जो सिद्धांत थे वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा रहन सहन, खान पान, भाषा और साथ ही साथ में एजुकेशनल सिस्टम, ये सारी की सारी चीज़ें बदलती जा रही है। और ये क्यों हो रहा है, ये क्योंकि MNCs हमारे देश में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपसे पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, यानी इसके बाद मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की स्थिति कैसी, यानी ऐसे देश जहां पर कम संख्या में लोग रहते हैं उनकी स्थिति कैसी है। तो हम कहें ऐसे देश वहां पर सुरक्षित नहीं है। ऐसे देश में ऐसे लोगों के लिए हम देखते हैं कई बारी सांप्रदायिक दंगों का इनको सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ ये वो सारे देश हैं जो
अपने संसाधनों को तेजी से यूज भी नहीं कर पा रहे, तो आप इस रूप में भी इसको देख सकते हो और इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है और 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देने में प्रवासियों की क्या भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन, पहली बात तो माइग्रेटेड पीपल या प्रवासी किसे कहते हैं, जो अपने एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। उसका कारण कई हो सकता है, प्राकृतिक आपदा, युद्ध, या फिर हम ये कह सकते हैं रोजगार कारण हो सकता है। जब ये दूसरे देश में चले जाते हैं तो वहां पर आंदोलन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को रोजगार मिलता नहीं, ये सस्ते से सस्ता वहाँ पर काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में उन देशों में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा संसाधनों की कमी, रोजगार की कमी और साथ ही साथ लोगों के लिए सरकार को अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप बनता जा रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि मानव सुरक्षा एजेंडा यानी ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा को लेकर किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की क्या कल्पना है। यानी मानव की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी जो सुरक्षा परिषद है वो क्या बात करती है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो सुरक्षा को लेकर अपनी किन रणनीतियों को रखते हैं। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को इसके अंदर लिखने थे। तो ये 10 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, इस वाले पेपर में आपसे कोई शॉर्ट नोट नहीं पूछा गया है। और ये पेपर थोड़ा सा मैं बात करूं तो ये मॉडरेट लेवल का या थोड़ा सा डिफिकल्ट था आप लोगों के लिए जो लास्ट ईयर आए, और इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आ रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि अब तक लगभग 1200 लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। और ये नंबर है, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप चैनल पे भी जुड़ना चाहते हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस लिंक है जहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे या और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।